हेलो फ्रेंड्स, मैं जूही सुन के पढ़ो में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1413 ईस्वी तक का माना जाता है और तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया था। तो हम लोग उनका प्रारंभिक परिचय देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक का जन्म एक साधारण से परिवार में होता है। इनके पिता जो थे वो बलबन के समय के एक तुर्की गुलाम थे और इनकी माता पंजाब की जाटनी थी। इनका जीवन एक सैनिक के रूप में आरंभ होता है, लेकिन अपने विशिष्ट गुणों के कारण ये अलाउद्दीन के शासनकाल में पंजाब के सूबेदार नियुक्त किए जाते हैं 1305 ईस्वी में। मंगोलों ने जब आक्रमण किया था अलाउद्दीन के टाइम पे, तो इनका जो उत्तरी पश्चिम सीमा की सुरक्षा थी, इन्होंने जो उत्तरी और पश्चिम सीमाओं की सुरक्षा की थी अपनी योग्यता के आधार पर, उसके कारण इनको गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी की उपाधि दी गई थी अलाउद्दीन के द्वारा। और अलाउद्दीन के शासनकाल के अंतिम दिनों में गयासुद्दीन तुगलक की गणना प्रमुख अमीरों में होने लगी थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर अपने सबसे छोटे अलाउद्दीन खिलजी के सबसे छोटे पुत्र शिहाबुद्दीन अमर को, जिसकी उम्र उस समय महज 6 साल थी, दिल्ली के सिंहासन पर बैठाते हैं और स्वयं उसका रक्षक बनकर वास्तविक शासन करने बैठते हैं। फिर खिज्र खां और जो छोटा भाई था खिज्र खां का, सादिक खां, उसको अंधा बनाकर ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया जाता है। लेकिन मलिक काफूर का शासन का 35 दिन ही होता है कि अलाउद्दीन के कुछ सिपाही मलिक काफूर की हत्या कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि अलाउद्दीन का जो तीसरा पुत्र रहता है मुबारक खां, वो अपने छोटे भाई का संरक्षण संभालता है कि राजा तो यही रहेगा, मैं इसको संभालूंगा इसका शासन पीछे से। लेकिन 2 महीने के पश्चात उसमें भी लालच आ जाता है और वो मुबारक खां को अंधा बनाकर स्वयं सुल्तान बन बैठता है और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की उपाधि धारण करता है। उसने अपने तीनों भाइयों की, जो कि पहले अंधे बनाए जा चुके थे, इन तीनों को मरवा देता है और लास्ट में उसको भी एक हिंदू अछूत के हाथ हो, जिसको कि वो अपनी नाक का बाल बना रखा था, मंस के बहुत क्लोज समझ के रखा था, वो उसको मार देता है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को वो हिंदू मार देता है। फिर और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं हिंदू अछूत, जो कि जिसको कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह अपनी नाक का बाल समझते थे, वो था खुसरो। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या करने के बाद खुसरो दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और इसकी भी निरंकुशता मतलब बहुत पराकाष्ठा पर थी। और 4 महीने का ही इसका शासनकाल था, लेकिन इतना आतंक फैला रखा था इसने कि इसके शासनकाल को आतंक काल का नाम दे दिया गया था। गयासुद्दीन तुगलक के हाथों इसको लास्ट में मरवा दिया जाता है, क्योंकि चारों तरफ असंतोष व्याप्त हो गया था और कुछ उसके विद्रोहियों कोई भी उसको पसंद नहीं करता था, कोई भी हिंदू उसको समर्थन देना नहीं चाहता था। तो गयासुद्दीन तुगलक क्या करते हैं कि उसके विरुद्ध विद्रोहियों को संगठित करते हैं और विशाल सेना तैयार करके उसको हरा देते हैं। फिर लास्ट में उसको हराने के बाद गयासुद्दीन तुगलक की हाथों मृत्यु होने के बाद तुगलक चाहते थे कि शाही परिवार के ही किसी बचे हुए व्यक्ति को सुल्तान बनाया जाए। लेकिन सारे सरदार उनसे अनुरोध करते हैं कि गाजी मलिक, आप पिछले कई वर्षों से मंगोलों से हमारे देश की रक्षा करते आए हैं और अब आपने एक ऐसा काम किया है जो इतिहास में लिखा जाएगा, जो खुसरो की वो हत्या करता है। आपने हिंदुओं और अछूतों से मुसलमानों की रक्षा की है और अमीर गरीब सब आपकी कृपा के पात्र हैं। तो ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही हमारी बादशाह स्वीकार कीजिए और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाइए। तो इस तरह से 8 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सिंहासन पर की गद्दी पर बैठता है। तो अब हम लोग देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक की कुछ नीतियाँ, जिनके बेसिस पे वो अपना शासनकाल चलाता था। तो पहला जो उसका नीति था गृह नीति। गृह नीति में हम लोग अगर देखें तो शासन संबंधी कुछ सुधार जो गयासुद्दीन तुगलक ने किए थे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने प्राचीन जो शासन व्यवस्था चली आ रही थी अलाउद्दीन से, फिर खुसरो वगैरह में जो चला आ रहा था, वही चलने दिया, कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया था। और जो अमीर भी थे खुसरो के टाइम पे, जो भी उनको पद दिया गया था, वो उसी पद पर कार्य कर रहे थे। लेकिन जो भूमि अलाउद्दीन के शासनकाल में छीन ली गई थी, उन भूमि को वापस कर देता है गयासुद्दीन तुगलक और पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता को देखता था। और शासन के कार्य में सुव्यवस्था लाने के लिए उसने कठोर नियम बना रखे थे और नियमों का कठोरता से पालन करना भी निश्चित था। शासन संबंधी कार्य में वो अपने दरबारियों से परामर्श भी लेता था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट उसकी आर्थिक व्यवस्था को हम लोग देखते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था में गयासुद्दीन तुगलक क्या सुधार करता है। एट द टाइम ऑफ मुबारक शाह और खुसरो, उन सब की जो भी नीतियाँ थी ना, उन सब के कारण राजकोष बहुत खाली हो गया था।
तो अब आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना पड़ता गयासुद्दीन तुगलक को। तो उसने क्या किया कि जो भी लोगों को जागीरें दी गई थी, पूर्व सुल्तान ने जो भी अपने अनुयायियों को जागीरें प्रदान की थी, उन सबका अपहरण कर लेता है और उन सभी संपत्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है, जो कि खुसरो ने दिल्ली के प्रमुख शेखों के मध्य वितरित कर दिया था। और इसमें वो काफ़ी सफल भी होता है और प्रजा पर जो कर लगाए गए थे उनको वो कम करता है। कृषि के क्षेत्र में उपज बढ़ाने के लिए या किसी के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो भी नियम थे उन सबको लाता है और इसका परिणाम यह होता है कि बहुत सी जो बंजर भूमि थी वो कृषि योग्य बन जाती है और कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होती है। नेक्स्ट, उसकी राजस्व व्यवस्था क्या थी। गयासुद्दीन तुगलक की राजस्व व्यवस्था की बात करें तो किसानों के प्रति सुल्तान की नीति बहुत उदार थी और वह लगातार कर वृद्धि के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए उसने दीवाने विरासत को यह आदेश दे रखा था कि किसी भी वर्ष में इक्ता के राजस्व में 1/10 और 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं होना चाहिए और अगर किसी कारणवश वृद्धि किया भी जाता है तो उसको कई वर्षों में वसूल किया जाना चाहिए। जब भी अनावृष्टि होता था, लाइक अकाल होता था या बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, तो ऐसे समय पे भी किसानों को मालगुजारी से छूट प्रदान करता था वो। और जो राजस्व वसूल करने वाले पदाधिकारी थे उनको वसूल की गई रकम पर कमीशन ना देकर, मीन्स कि उनको सैलरी में पैसा ना देकर वो भूमि दे देता था और वो जो भूमि थी वो उस पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था। करों की आय का जो विवरण था वो राजधानी में स्थित माल विभाग में प्रस्तुत किया जाता था, मीन्स कि उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के न्याय विभाग में सुधार। तो अलाउद्दीन के शासनकाल के बाद जितने भी शासक आए उन सब के न्याय विभाग में बहुत शिथिलता आ गई थी और इसलिए गयासुद्दीन तुगलक ने न्याय विभाग को उन्नत किया और कठोर और शारीरिक यातनाओं का अंत किया, जो कि राजकीय ऋण वसूलने के लिए की जाती थी, मीन्स कि जिसके लिए ज़रूरत नहीं था उन सब पे शारीरिक यातनाओं को अंत किया। लेकिन जैसा कोई चोरी करने वाला हो, कोई कर नहीं देता था या राजकीय धन का गबन करता था, तो उन सब के लिए उसी तरह की शारीरिक यातनाओं का था पूर्ववत प्रचलन था जैसा कि अलाउद्दीन के टाइम पर था। लेकिन बाकी सब के लिए उसने शारीरिक यातनाओं को बंद कर दिया और न्याय की समुचित व्यवस्था द्वारा राज्य के कोने कोने तक शांति तथा सुरक्षा स्थापित कर देता था। सैन्य व्यवस्था में सुधार देखें तो सैन्य व्यवस्था में भी बहुत से नियम पूर्ववत ही थे जैसे कि अलाउद्दीन के टाइम पे थे। उसको बहुत अनुभव हो चुका था क्योंकि वो अलाउद्दीन के टाइम से पे था और मंगोलों के साथ जितना भी आक्रमण था उन सबको देखता था। तो घोड़ा पे जो दाग लगाने का प्रथा था उसको जारी रखा और सेना को सुसज्जित बनाने में बहुत परिश्रम किया कि जैसा चलता आ रहा है वैसा उसको चलने दे। जो एक न्यू ये एक्सपेरिमेंट करता है कि सैनिकों का सैलरी बढ़ा देता है और उनके साथ दयालुतापूर्वक व्यवहार करता है। हिंदुओं के प्रति व्यवहार की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक का व्यवहार हिंदुओं के प्रति भी कुछ अलग नहीं था। अलाउद्दीन की तरह इसको भी लगता था कि हिंदू के पास जितना ज़रूरत है उतना ही धन होना चाहिए, इसके अलावा ज़रूरत नहीं है। और कट्टर मुसलमान था, हिंदुओं के साथ इसका व्यवहार अच्छा नहीं बोलेंगे हम लोग। बहुत से हिंदुओं के मंदिरों और मूर्तियों को युद्ध के समय विनिष्ट कर देता था। फिर देखते हैं सार्वजनिक हित के कार्य। सार्वजनिक हित में गयासुद्दीन ने यातायात के साधनों में प्रोग्रेस लाया, उसको उन्नत करने का प्रयास करता है। सड़क की मरम्मत करवाता है, किलों को नहरों का निर्माण करवाता है। डाक व्यवस्था को समुचित करने का जो श्रेय है वो गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। डाक चौकियाँ जो कि पहले 7 या 8 मील की दूरी पर थी उसको घटा के 2 मील कर देता है, जिससे कि समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम टाइम में पहुँच जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की वैदेशिक नीति क्या थी। तो वैदेशिक नीति में पहला हम लोग देखते हैं वारंगल पर आक्रमण। क्योंकि हमने इससे पहले वाले 2 सेशंस में सुन रखा है कि अलाउद्दीन जो साउथ पे विजय करता है उन सबको अपने राज्य में दिल्ली सल्तनत में नहीं मिला था, बल्कि उनके बस अपना शासन स्थापित करता है और उनसे कर जो था वो लेते रहता है, उनको अपने अंडर रखता है लेकिन अपने सल्तनत में नहीं मिलाता है। लेकिन खुसरो के शासनकाल में जब अलाउद्दीन के जितने भी आए उत्तराधिकारी, तो उस समय पे क्या हुआ कि सब अलग अलग जितने भी राजे थे सब ने अपनी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। तो गयासुद्दीन तुगलक उस समय वारंगल के राजा जो कि प्रताप रुद्रसेन थे वो वार्षिक कर देना भेजना ही बंद कर देते हैं। तो उनके खिलाफ अपने बेटे जूना खां जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाएगा उसको भेजते हैं। 1321 में वारंगल भेजते हैं। युद्ध होता है और लास्ट में वो बोलते हैं वहाँ के राजा वारंगल के राजा रुद्र प्रताप बोलते हैं कि संधि कर लिया जाए, लेकिन जूना खां बहुत ही दृढ़ था कि उसको वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिलाना है। वो अप्रत्यक्ष शासन नहीं करना चाहता था, प्रत्यक्ष शासन करना चाहता था।
तो वो वहाँ घेरा डाल के बैठता है। लेकिन कुछ समय में यह अफवाह फैल जाता है कि राजधानी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई है और विवश होकर जुना खां को अपना घेरा उठाना पड़ता है और दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है। लेकिन जैसे ही वो देवगिरी पहुँचता है तो उसको पता चल जाता है कि नहीं, ये अफवाह था, उसके पिता सही सलामत है। फिर से वो एक विशाल सेना खड़ा करता है और 1327 में 2 साल के बाद वारंगल पे घेरा डालता है और इस पर वो बहुत दृढ़ था कि उसको विजय हासिल करना ही है। तो वो प्रताप रुद्र देव को परास्त करता है और बंदी बनाकर दिल्ली भेज देता है और फिर वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख लिया जाता है और दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट, वारंगल से युद्ध करके लौट रहा होता है जुना खां, तो फिर वो उत्कल पर आक्रमण करता है और वहाँ पे भी अपना बहुत सारे हाथी और बहुमूल्य सामान ये सब को लेकर दिल्ली आता है। नेक्स्ट, उसका विजय बंगाल पर होता है। बंगाल पर अधिकार उसका 1324 में हो जाता है और बंगाल से विजय करके लौटते समय तिरहुत पर अधिकार हो जाता है। तिरहुत के राजा उस समय हरसिंह देव थे। तो इस तरह से हम लोग उसकी वैदेशिक नीति को देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के अंतिम दिन। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल और तिरहुत का विजय करके लौट रहे होते हैं तो जुना खां अपने पिता का स्वागत करना चाहता है। तुगलकाबाद के नज़दीक में अफगानपुर नामक एक गांव था, वहाँ पर वह विशाल लकड़ी का महल बनवाता है अपने पिता के लिए और उसमें सुल्तान को प्रीति भोज के लिए आमंत्रण करता है। जब सब लोग भोजन कर लेते हैं, भोजन समाप्त हो जाता है तो सब बाहर इमारत के बाहर आ जाते हैं। केवल सुल्तान और उसका दूसरा पुत्र अहमद उस इमारत में रहता है। और फिर जो उत्कल से हाथियों को जीता गया था, हाथी जो लेके आता है जुना खां, उन सब हाथियों का प्रदर्शन शुरू होता है। तो उस हाथियों के धक्के से सब पूरा लकड़ी का जो महल था वो गिर जाता है और उसी के नीचे सुल्तान और उसके जो पुत्र थे अहमद, वो दब जाते हैं और दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब इस मृत्यु के पीछे इतिहासकारों का अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं कि ये जुना खां के षड्यंत्र थे। इसमें से एक इतिहासकार बर्नी लिखते हैं कि सुल्तान के ऊपर आकाश से दुर्भाग्य का वज्रपात हुआ और वह 5-6 अन्य आदमियों सहित खंडहर के नीचे दब गया। ठीक है। निज़ामुद्दीन लिखते हैं कि इस भवन का इतनी शीघ्रता से बनाया जाना यह संदेह उत्पन्न करता है कि जुना खां ने अपने पिता की मृत्यु का प्रयत्न किया। तो अलग अलग इतिहासकारों की राय इस पर अलग अलग है। अब हम लोग देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक का चरित्र कैसा था। तो गयासुद्दीन तुगलक एक योग्य शासक था, नो डाउट। साथ ही साथ उसमें कुशल सेना नायक का भी गुण था, बहुत ही दयालु और उदार प्रकृति का था। उसमें वो सभी गुण थे जो कि एक कुशल शासक में होने चाहिए। वह बड़ा ईमानदार था, न्यायप्रिय शासक था और उसकी लोकप्रियता ही थी कि उसने दिल्ली शासन किया, दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। उसने किसानों की स्थिति को समृद्धशाली बनाने के लिए बहुत सारे आर्थिक सुधार किए। लाइक हमने इससे पहले देखा कि बंजर भूमि को भी वो उर्वरक के लायक बनाते हैं और कृषि क्षेत्र को बढ़ाते हैं, किसानों की कर को कम करते हैं और जब अकाल हो या बाढ़ की स्थिति में भी कर को ज़्यादा नहीं करते थे और कर अगर ज़्यादा करते भी थे तो उसको इंस्टॉलमेंट्स में लेते थे। तो अधिक उत्पादन के लिए कृषि क्षेत्र को विस्तृत करवाया। उनके शासनकाल में साम्राज्य में शांति और सुव्यवस्था थी और नो डाउट उसी के जो गुण थे उसके कारण वो अपने उद्देश्य में प्रशंसनीय सफलता प्राप्त करते हैं। अलाउद्दीन की भांति रक्तपात और युद्ध के सिद्धांत का उपासक नहीं था गयासुद्दीन तुगलक। और डॉक्टर ईश्वरी अपने स्टेटमेंट देते हैं गयासुद्दीन तुगलक के लिए कि जीवन पर्यंत वह प्रजा के हित में तत्पर रहा और शासन तंत्र का कोई ऐसा विभाग न था जो उसकी कल्याणकारी पद्धतियों से लाभान्वित न हुआ हो। तो ये था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू।